Hello students, we will be starting with our subject accountancy. Okay, and for understanding accountancy, it is very important to understand the theory of accounts. This is our index. We have 11 chapters for our part 1, that is semester 1. Moving ahead to our first chapter, accountant and its terminology. This is a theory chapter, but this theory chapter is very important from the point of view that you all should have some kind of information about what is accounting before learning how to account. Yes, and different terminologies of the account. ठीक है. Definition of accounting has been given by American Institute of Certified Public Accountants AICPA. ये जो definition है accounting का वो किसने दिया है? American Institute of Certified Public Accountants. तो क्या है accounting? देखो accounting क्या होता है? accounting में जो भी transaction या event होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं इस तरीके से। और किसमें हम उसे रिकॉर्ड करेंगे? मनी के टर्म्स में, ठीक है। किस ट्रांजैक्शन और इवेंट को करेंगे? जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, ठीक है। और फिर हम उसके रिजल्ट्स जो है देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चीज हो गई, कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे कि समझो कि मैंने किसी को 500 रुपये दिए सैलरी के तौर पर, तो ये क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसमें पैसा इन्वॉल्व है? हाँ है। कभी भी अकाउंटिंग पैसे के टर्म में ही होता है, समझ में आया? बिना पैसे के कोई अकाउंटिंग होता नहीं है, समझ में आया? तो ठीक है, तो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा कि भाई मैंने सामने वाले को पैसा दिया, तो मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये सब भूल जाऊंगी। ऐसे मैं दिन के 1000 ट्रांजैक्शन कर रही होंगी, तो मैं ये प्रॉपर ट्रांजैक्शन जो है भूल जाऊंगी अगर मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूंगी। तो क्लासीफाई करना क्या होता है? देखो हम किसी को दे रहे तो उसको जावक बोलते हैं, यानी वो अपने पास से पैसा जा रहा है। सामने वाला हमें दे रहा है उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं, आवक, यानी वो पैसा हमारे पास आ रहा है, समझ में आया? तो इन दोनों के बीच में अंतर भी तो होना चाहिए। तो ये क्लासिफाई करने से पता चलेगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे हम क्या कहें, क्या वो हमारा इनकम है, एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, क्या है, समझ में आ रहा है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? क्लासिफाई करके। समराइज, अभी समराइज करना क्या होता है? एक जैसे जो सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनको टोटल मारना और एक समरी रेडी करना। हमारे जो भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बाजू लिखते हैं, और जो भी हमारी इनकम होती है वो हम क्रेडिट बाजू लिखते हैं। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ, मुझे पता है तुम्हें डेबिट और क्रेडिट पता नहीं है, मगर इतना तो पता है कि जैसे मम्मी जो है घर का हिसाब लिखती है तो सारे खर्चे एक बाजू लिखती है और सारे जो इनकम होती है वो एक बाजू लिखती है, फिर वो टोटल मारती है, समझ में आया? कितने रुपए बाकी है ये सब देखती है जब वो घर का हिसाब लिखती है। तो क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? समरी बनाना। क्या बनाना? समरी बनाना। सिग्निफिकेंट मैनर यानी इम्पोर्टेंट तरीके से, समझ में आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी हम लिखेंगे वो पैसों के टर्म पर लिखेंगे, समझ में आया? क्वालिटी या और किसी चीज पे नहीं लिखेंगे। किसके टर्म्स में लिखेंगे? मनी के टर्म्स में लिखेंगे। अच्छा, क्या लिखेंगे हम? ट्रांजैक्शन। किसको लिखेंगे? ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जिसमें हम जो है किसी को सैलरी दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? या तो हम कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन। क्या है? ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? पैसा। क्या इन्वॉल्व होता है? पैसा। इवेंट। इवेंट किसे बोलते हैं?
देखो मैं आपको समझाती हूँ। पूरे साल भर में आपने जो है पूरा काम कर लिया, ठीक है। जैसे कि मतलब तुमने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो तुम पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो तुमने पेन मैन्युफैक्चरिंग की और तुमने सेल किया और सब पूरा साल भर तुमने मैन्युफैक्चर किया, सेल किया। मगर अंत में जब तुम क्या करते हो, एक प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो जिसमें तुम लिखते हो कि पेन मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे ये है और इसमें इनकम इतनी हुई, फिर जो तुम्हारी इनकम होती है उसमें से तुम खर्चे लेस कर देते हो और जो मिलता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। अगर इनकम ज़्यादा है और खर्चा कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सबको पता है। तो वो जो प्रॉफिट है उसे जब तुम लिखते हो, उसे जब तुम अकाउंट करते हो, रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स में, तो उसे क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और किस कैरेक्टर में होते हैं वो, फाइनेंशियल कैरेक्टर में होते हैं। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ, क्या इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन सब के नाम तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, ठीक है। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे और उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वगैरह देखेंगे तो इसमें आपको ये सारी चीजें आसानी से दिखाई देंगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अंत में ये देखना कि कंपनी की पोजीशन क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लास्ट टाइम से प्रॉफिट कम है तो क्यों कम है, ये सारी चीज़ें देखना, उसका मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। समझ में आया। बट कीपिंग डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन माइंड, डेफिनेशन अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ने दिया है, सर्विस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसे, सर्विस एक्टिविटी। क्यों, जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है तुम्हारे अकाउंट्स रिकॉर्ड करके, जो भी अकाउंटेंट है। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्वांटिटेटिव होगी। देखो गुड्स प्रोड्यूस हुए तो इतना इतना फिनिश स्टॉक तुम्हारे पास है, फिर एयर कंडीशनर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास फर्नीचर है, मगर फर्नीचर कैसी हालत में है, बहुत ही खराब हो गया है, एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा है, या तो मतलब वेयर एंड टेयर है, बहुत ही खराब है, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं लिखेंगे। आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ही अच्छे स्किल वाले हैं, तो क्या आप ऐसे लिखोगे कि हमारे पास बड़े स्किल वाले, ये सब क्वालिटी है, अच्छी स्किल होना, खराब कंडीशन में, अच्छे कंडीशन में, ये सब क्या होता है, क्वालिटी होती है। जैसे फिक्स एसेट बोलते हैं इन सब चीज़ों को, ये जो हम एसेट बसाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं। तो ये जो मिलकत हम बसाते हैं उसे, तो उसकी कंडीशन कैसी है, ये सब क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी के कोई मायने होते हैं अकाउंटिंग में, नहीं, हमें सिर्फ क्वांटिटी से लेना देना है। कितना स्टॉक है अपने पास, नंबर में उसका आंसर आएगा। कितने फ्रिज है, अच्छा कितने फिक्स एसेट है, उसका आंसर किस में आएगा, नंबर में आएगा। कितने एम्प्लॉयज है, ठीक है, कितना सैलरी एक्सपेंस है, नंबर में उसका आंसर आएगा। आप जो भी अपने स्टेटमेंट्स से, जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स है, उसमें आप जो भी क्वेश्चन करोगे उसके सारे आंसर्स किस में आएंगे, नंबर में, यानी वो क्वांटिटेटिव है। क्या है, क्वांटिटेटिव, बिल्कुल भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है नहीं। प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, तो कैसी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसके बारे में, इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में। इकोनॉमिक एंटिटी यानी वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या तो प्रोफेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको इनकम बढ़े। समझ में आ रहा है, वो पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ये इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों यूजफुल होगी, ताकि आप फैसले ले सको। कैसे फैसले, इकोनॉमिक डिसीजंस। समझो कि आपको ये साल प्रॉफिट हुआ, दूसरी साल प्रॉफिट हुआ, अब एक बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है, वो अब बोल रहा है कि वो भी इसी एरिया में बिजनेस करेगा,
तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो रहा है इस साल, बराबर। फिर एक ऑफर आया कि भाई हम दोनों जो है मर्ज कर दें, तो तुम सोचोगे, फिर तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे कि इसके आने से पहले हमारा ज़्यादा था, अब ये आ गया है, कंपटीशन बढ़ गई है, हमारा सेल कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें क्यों हेल्पफुल रहेगी, ताकि तुम डिसीजन ले सको कि मर्ज करना है या नहीं। समझ में आ रहा है, अमालगमेशन करना है या नहीं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये तुम्हें हेल्प करेगी डिसीजन लेने में। किसके रिलेटेड डिसीजन लेने में, अपनी जो भी एंटिटी है उसके रिलेटेड डिसीजन लेने में। डेफिनेशन बहुत ही इजी है। अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। क्या किस चीज का आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीन चीज होती है, पहले तुम रिकॉर्ड करते हो, फिर तुम उसे क्लासीफाई करते हो और फिर तुम उसे समराइज करते हो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी किसको करेंगे हम, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स which are in part at least of a financial character। वो किस चीज का पार्ट है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का। इंटरप्रिटेट करेंगे हम बाद में, क्या जो रिजल्ट्स हमें ये सब करके मिले वो। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आराम से याद रह सकती है। मूविंग ऑन, वी विल बी स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो इसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सब कुछ डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ में आया। कोई और चीज होती नहीं है, फाइनेंस रिलेटेड बात होती है अकाउंटिंग में। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेशन में कहा गया है इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मनी में नहीं हो रहा है तो फिर वो रिकॉर्ड हो सकता नहीं है, समझ में आया। क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, वहां पर एक पॉइंट आया रिकॉर्डिंग, उसके बाद आया क्लासिफाइंग। तो इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन किसका, ट्रांजैक्शन का, और उसका एनालिसिस। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अपना लास्ट वाला पार्ट, ये देखो डेफिनेशन में लास्ट, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अगर आपको डेफिनेशन आ रही है तो आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आसानी से याद करके लिख सकते हो, क्योंकि सब कुछ डेफिनेशन के अंदर है। उसके बाद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होगी इसके अंदर, इसके अंदर खाली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी। इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, हेल्पफुल होती है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, देखो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं इसे, तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो सब उस वक्त की होगी। जैसे जब मैंने लैपटॉप खरीदा तो उसकी कीमत 50,000 थी, बराबर। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो 50,000 बुक करूंगी जिस प्राइस पे मैंने लैपटॉप खरीदा है। हाँ, 5 साल के बाद वो लैपटॉप की प्राइस जो है वो बहुत ही कम हो गई, फिर भी मैं जिस रेट से डेप्रिशिएट कर रही हूँ उसी रेट से डेप्रिशिएशन करूँगी, वो हम आगे देखेंगे डेप्रिशिएशन क्या होता है। मगर फिर भी मेरी बुक्स में उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 50,000। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, एक टाइम पे आप देख सकते हो कि जब आपने लैपटॉप खरीदा था तब उसकी प्राइस क्या थी, हाँ 50,000। समझ में आ रहा है। जैसे कि लैंड है, लैंड की वैल्यू जो होती है आपने देखा होगा, जो जमीन होती है उसकी कीमत हमेशा बढ़ती है। बाकी सबका कैसा होता है कि जितने ज्यादा टाइम चला जाए वो उसकी कीमत कम होती जाती है, समझ में आ रहा है। तो आप जिस वैल्यू पे लैंड को वहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे वो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, जिस प्राइस पे आपने लैंड को खरीदा। मगर ऐसा हो सकता है कि 5 या 10 साल के बाद उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मगर फिर भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी प्राइस कौन सी होगी, वो जो आपने कॉस्ट प्राइस जो आपने लेते वक्त लिखी है। तो ये क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, I will end my lecture for today. Thank you.